हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय न्यास अधिनियम के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, भारतीय न्यास अधिनियम में आप जान लें कि टोटल कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं, यह कब लागू हुआ और कब यह पारित किया गया। आप सबसे पहले इतनी चीज़ें जान लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको पूरा भारतीय न्यास अधिनियम समरी में पढ़ाऊँगा। हो सकता है आपको ये काफ़ी मदद करे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इसमें हम आपको बता दें कि इसमें जो है आपका कितने अध्याय हैं। आपके अध्याय हैं ये आपके 9। धाराएं कितनी हैं? धाराएं हैं आपकी 96। कब यह दोस्तों कब से प्रवर्तन में है? तो 1 मार्च 1882 से यह जो है प्रवर्तन में है, यानी ये लागू है। कब यह पारित किया गया? 13 जनवरी 1882 को यह पारित किया गया। आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों, इसमें जो है हमने बताया कि आपको टोटल कितने अध्याय दिए गए? 6 अध्याय दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला अध्याय है दोस्तों, वो है प्रारंभिकी की बात करता है। जो पहला अध्याय आपका है वो आपका बात करता है प्रारंभिक, जो है पहला ये प्रारंभिक। ये आपका सेक्शन जो है 1 से लेकर के आपका सेक्शन 3 तक ये बात करता है इतना। और इसी में दोस्तों सेक्शन 3 जो है आपका ये है निर्वाचन खंड, यानी परिभाषा खंड आपका ये है। निर्वाचन खंड जो है आपका सेक्शन 3 है। ठीक, आगे जो दोस्तों आपका दूसरा जो अध्याय है, अध्याय 2 जो है आपका वह न्यासों के सृजन के विषय में बात करता है। न्यासों के सृजन के विषय में, न्यासों के सृजन के विषय में बात करता है। यह जो है आपका सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 10 तक यह इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका जो है जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 जो बात करता है वह है आपका अध्याय 3 न्यासियों के कर्तव्यों, न्यासियों के कर्तव्यों और दायित्वों के विषय में। कर्तव्यों और दायित्वों के विषय में जो है आपका जो है चैप्टर 3 बात करता है। यह कहाँ से कहाँ तक है? यह जो है धारा 11 से लेकर के 30 तक इसमें प्रावधान किया गया है। आगे दोस्तों जो आपका आता है अध्याय 4। तो अध्याय 4 में क्या प्रावधान किया गया है? अध्याय 4 में न्यासियों के अधिकारों और शक्तियों के विषय में। किसके? न्यासियों के अधिकारों व शक्तियों के विषय में, यह बात करता है अध्याय 4। ये कहाँ से कहाँ तक प्रावधान किया गया है? यह 31 से 45 तक, धारा 31 से 45 तक इसमें रखा गया है। अगला जो आता है आपका अध्याय 5। अध्याय 5 किसके बारे में बात करता है? वह बात करता है न्यासियों की निर्योग्यताओं के विषय में। न्यासियों की निर्योग्यताओं के विषय में हम बात करता है आपका निर्योग्यताओं के विषय में। यह कहाँ से कहाँ तक उपबंध किया गया? इसमें सेक्शन 46 से 54 तक इसमें आपका सेक्शन अध्याय 5 में रखा गया है। अगला जो आता है आपका दोस्तों अध्याय 6 आता है आपका। ठीक, तो अध्याय 6 दोस्तों आपका क्या कहता है? तो अध्याय 6 में आपका हिताधिकारियों के अधिकारों और दायित्वों के विषय में है। कौन? हिताधिकारी। अध्याय आपका 6 जो है हिताधिकारियों के अधिकारों और दायित्वों के विषय में यह अध्याय बात करता है। यह दिया है सेक्शन 55 से 69 तक। इसमें सेक्शन 55 से 69 तक प्रावधान किया गया है। अगला आता है आपका अध्याय 7 आता है, जो बात करता है
न्यासी का पद जो है रिक्त हो जाने के संबंध में बात करता है। रिक्त हो जाने के विषय में यह बात करता है। यह जो अध्याय है इसमें दिया है सेक्शन 70 से 76 तक के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। अगला जो आता है आपका अध्याय 8। अध्याय 8 बात करता है न्यासों के निर्वापन के विषय में। न्यासों के निर्वापन के विषय में, ठीक है, यानी कि एक्सटिंक्शन के बारे में बात करता है। ठीक, एक्सटिंक्शन के बारे में बात करता है निर्वापन। यह कहाँ से कहाँ तक प्रावधान किया गया? इसमें धारा 77 से 79 के बीच में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अगला आपका आता है अध्याय 9। अध्याय 9 कहाँ से कहाँ तक के बारे में बात करता है? यह बात करता है धारा 80 से 96 तक के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। यह किसके बारे में बात करता है? न्यास प्रकृति की कतिपय बाध्यताओं के विषय में। न्यास प्रकृति की कतिपय बाध्यताओं के विषय में ये बात करता है। प्रावधान 80 से 96। टोटल धाराएं जो है 96 हैं। इसमें अध्याय जो है टोटल 9 हैं। आगे दोस्तों इसमें आगे हम बढ़ते हैं। अब आप इसमें ये जान लीजिए कि अधिनियम का सृजन जो हुआ है, इसका जो न्यास अधिनियम है इसका सृजन जो है निजी न्यास के संबंध में किया गया है। आप ये जान लें कि अधिनियम जो है सिर्फ निजी न्यासों पर ही लागू होता है। इसका सृजन निजी न्यासों के सृजन के लिए किया गया है। निजी न्यास का सृजन केवल व्यक्तियों की निश्चित संख्या अथवा परिवार की निजी सुविधा या सहायता के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये हमने बताया कि यह जो है आपका भारतीय न्यास अधिनियम प्राइवेट न्यासों और न्यासियों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए ही बनाया गया है। अब यह जो निजी न्यास क्या होता है? तो निजी न्यास का सृजन केवल व्यक्तियों की निश्चित संख्या अथवा परिवार की निजी सुविधा या सहायता के लिए किया जाता है। खैराती न्यास को लोक न्यास भी कहते हैं। इसमें व्यक्तियों की संख्या निश्चित नहीं होती है। तो इसमें जो दोस्तों होता है आपका जो खैराती न्यास है यानी लोक न्यास जो एक हो गया निजी न्यास, तो इसमें जो है व्यक्तियों की संख्या निश्चित या परिवार की निजी सुविधा या सहायता के लिए किया जाता है। ठीक, और जो खैराती न्यास लोक न्यास होता है इसमें व्यक्तियों की संख्या निश्चित नहीं होती है तथा ऐसा न्यास अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है। ठीक है, बाहर है। इसमें न्यास में 3 पक्षकार होते हैं। कौन कौन होता है? न्यासकर्ता होता है, न्यासी होता है, हितग्राही होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आगे न्यास क्या होता है, तो न्यास क्या होता है और न्यास का सृजन कैसे किया जाता है। तो इसमें जो दोस्तों होता है न्यासकर्ता जो होता है वह व्यक्ति है जो न्यास की घोषणा करता है। इसी न्यास का संस्थापक भी कहते हैं। और न्यासधारी वह व्यक्ति है जो न्यास का निष्पादन करता है एवं जिसमें न्यास की संपत्ति निहित की जाती है। और हितग्राही कौन है? वह व्यक्ति है जिसके हित के लिए न्यास सृजित किया जाता है अथवा जिसके हित के लिए न्यासधारी विश्वास स्वीकार करता है। अब इसको अगर आप ऐसे हम आपको समझाएं कि मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि यह कोई मान लीजिए किराए का घर है। यहाँ पर मान लीजिए कई कमरे बने हुए हैं। ठीक, अब मान लीजिए इसका जो मालिक है ये हो गया न्यासकर्ता, ये न्यासकर्ता हो गया। अब यह एक घोषणा करता है, यह घोषित करता है, तो उस घोषणा को जो होता है ये जो न्यासधारी है वह स्वीकार करता है। यह कहता है कि इससे जो भी लाभ प्राप्त होगा उसको जो है जो हमारे परिवार के और लोग हैं यानी कि जो हिताधिकारी हैं, हमारे बच्चे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, या मान लीजिए और भी किसी को जो भी जिसको चाहे समाज के व्यक्ति को, उसको जो है वह बी से कहता है, ये जो है वह बी से कहता है जो कि न्यासधारी है कि वह जो है सी या कुछ भी जो और भी निश्चित व्यक्ति हों सी डी ई इनको जो इस संपत्ति से इससे जो लाभ होगा उससे इनकी देखभाल करेगा। सी डी ई या इत्यादि की जो बी जो है लाभ करेगा। तो यह घोषणा करता है जो ए है, तो इसको है स्वीकार करता है और यानी कि वह विश्वास भी स्वीकार करता है। यह जो करता है
घोषणा न्यास मतलब होता है ट्रस्ट, ठीक है। न्यास की इंग्लिश जो होती है ट्रस्ट। तो यह जो होता है इसके जो ट्रस्ट करता है इस पे, ये बी पे इसको यह स्वीकार करता है कि मैं इन लोगों की देखभाल इस प्रॉपर्टी से करूँगा। तो यह जो प्रॉपर्टी, यह जो बी है, तो इसमें जो होती है यह प्रॉपर्टी निहित होती है। बी में यह प्रॉपर्टी जो होती है निहित होती है, लेकिन यह इसका जो होता है मालिक नहीं होता है, ठीक। आगे अब और समझिए कि न्यास का सृजन विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। ऐसे विधिपूर्ण उद्देश्य संविदा अधिनियम की धारा 23 में परिभाषित हैं। आप ये भी जान लीजिए कि न्यास का जो सृजन होता है वह सिर्फ और सिर्फ विधिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है, ना कि विधि विरुद्ध उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें कभी भी यह नहीं होता है कि उसका सृजन, जैसे उदाहरण के तौर पर यह मान लें कि अगर मान लीजिए कि ए जो है, ए संपत्ति को इस हेतु से खा को न्यास पर हस्तांतरित करता है कि उसके लाभ उन अपविधाओं के पालन पोषण में उपयोजित किया जाए जिन्हें वेश्या बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। तो ऐसा जो न्यास होता है वह जो होता है शून्य होता है। अब यह जो विधि विरुद्ध जो न्यास होते हैं, विधिपूर्ण जो न्यास, विधिपूर्ण उद्देश्य संविदा अधिनियम की धारा 23 में से बताया गया कि कब कोई कहा जाएगा कि वह संविदा विधि विरुद्ध है या विधिपूर्ण है। तो इसमें जो है दोस्तों, और यहाँ जो है आपका न्यास अधिनियम की धारा 4 में विधिपूर्ण प्रयोजन को बताया गया, धारा 4 में विधिपूर्ण प्रयोजन को बताया गया है। उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं है तो न्यास शून्य होगा, एकदम सीधा सीधा जान लीजिए। अगर जो उद्देश्य है न्यास का, अगर वह विधिपूर्ण नहीं है तो शून्य होगा। वैध न्यास के सृजन के लिए 5 बातें अपेक्षित हैं। अगर कोई न्यास का सृजन किया जा रहा है और वैध न्यास, तो उसके लिए 5 बातों होना जरूरी है। क्या? पहला, न्यासकर्ता न्यास निर्मित करने का आशय रखता हो। न्यास का उद्देश्य क्या है? हितग्राही निश्चित होने चाहिए। न्यास संपत्ति उसके लिए होनी चाहिए। न्यास संपत्ति का न्यासधारी को हस्तांतरण होना चाहिए। इतनी सब चीज़ें होना जरूरी है, तभी न्यास, एक वैध न्यास का सृजन होता है। अब न्यास की संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जो हितग्राही को हस्तांतरित की जा सके। अब मान लीजिए न्यास की संपत्ति ऐसी है जो हितग्राही को हस्तांतरित की जा सके, ठीक है, ऐसी ना हो कि उसको हस्तांतरित ना की जा सके। विद्यमान न्यास या वर्तमान न्यास का लाभप्रद हित मात्र न्यास की संपत्ति नहीं हो सकती है। विद्यमान न्यास या वर्तमान न्यास का लाभप्रद हित मात्र न्यास की संपत्ति नहीं हो सकती है। तो यह और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। शैक्षणिक न्यासों का संबंध निजी न्यासों से नहीं होता है। यह भी जान लीजिए कि शैक्षणिक जो न्यास होते हैं उनका संबंध निजी न्यासों से नहीं होता है। न्यासधारी न्यास के निष्पादन में न्यासकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए आबद्ध है, यानी कि उसका पालन करने के लिए वह बाध्य है। अपवाद, जहाँ संविदा करने के लिए सक्षम सभी हिताधिकारियों न्यास के प्रबंध में परिवर्तन करने की अनुमति देती है। मान लीजिए कि अगर जो न्यासधारी हैं वह संविदा करने के लिए सक्षम है, न्यासधारी हिताधिकारी, हितग्राही, अगर वह संविदा करने के सक्षम हैं तो वह इसको जो होता है न्यासधारी को न्यास के प्रबंध में परिवर्तन करने की अनुमति अगर दे देते हैं तो वह वैसा परिवर्तन कर सकता है, भले ही न्यासकर्ता ने वैसा आदेश ना दिया हो, वैसा निर्देश ना दिया हो। जहाँ हितग्राही संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है वहाँ आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय ने ऐसी अनुमति दी हो। या तो हितग्राहियों ने न्यासधारी को अनुमति दे दी हो, या अगर हितग्राही सक्षम नहीं है तो वहाँ आरंभिक अधिकारिता प्रधान न्यायालय ने ऐसी अनुमति दे दी हो कि वह उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है, तब भी न्यासधारी न्यासकर्ता के आदेश के इतर जाकर के उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है। जहाँ निर्देश ऐसे हों जो अवैध अथवा हितग्राहियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक हों। तो यहाँ क्या है कि जहाँ निर्देश ऐसे हों जो अवैध अथवा हितग्राहियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक हों। अगर मान लीजिए कि न्यासकर्ता का आदेश ऐसा है कि वह जो है अवैध है या हितग्राहियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक हो, तब न्यासधारी जो है उसके निर्देश के इतर जाकर के उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है। इसमें एक बात है, मनीषा कॉमर्शियल लिमिटेड बनाम NR डोगरे, दिल्ली का मामला है। इसमें अब निर्धारित किया गया हितग्राहियों द्वारा न्यासधारी या न्यासधारियों के कर्तव्यों में इस प्रकार रूपांतरण नहीं किया जा सकता जो न्यास की शर्तों के विपरीत हों तथा जिसका परिणाम न्यास का समापन, विघटन अथवा निर्वापन हो। अब इसमें यह बताया गया कि मान लीजिए जो न्यासधारी है का कर्तव्यों में से इस प्रकार रूपांतरण नहीं किया जा सकता। इसमें बताया गया कि हिताधिकारियों द्वारा
न्यासधारी के कर्तव्यों में इस प्रकार रूपांतरण नहीं किया जा सकता जो न्यास की शर्तों के विपरीत हों। ठीक है, अब जो हितग्राही हैं वह जो उसके कर्तव्य में इतना रूपांतरण नहीं कर सकते कि जो न्यास की शर्तों के विपरीत हो जाए तथा जिसका परिणाम क्या हो, न्यास का समापन हो जाए, विघटन हो जाए या उसका निर्वापन हो जाए। तो हितग्राही जो है ऐसी जो बने न्यासधारी है उसके कर्तव्यों में ऐसा रूपांतरण नहीं करेंगे। तो न्यासधारी न्यास की संपदा को हितग्राहियों के हित के लिए धारण करता है, अतः न्यासधारी हितग्राहियों के विपरीत स्वतः खड़ा नहीं करेगा और ना ही ऐसे स्वत्व के लिए सहायता करेगा। तो दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि जो न्यासधारी होता है वह जो होता है जो न्यास संपदा होती है वह हितग्राहियों के हित के लिए धारण करता है, तो इसलिए वह न्यासधारी जो हितग्राहियों के विपरीत जो है स्वतः खड़ा नहीं करेगा और ना ही ऐसे स्वत्व के लिए सहायता करेगा। जहाँ न्यास संपत्ति क्षयशील प्रकृति की अथवा भावी या उत्तरभोगी हित के रूप में है, तब न्यासधारी इस बात के लिए बाध्य है कि वह उस संपत्ति को स्थायी और तत्काल लाभदायी स्वरूप की संपत्ति में संपरिवर्तित करे। मान लीजिए कोई संपत्ति ऐसी है कि जो जल्द से जल्द नष्ट हो सकती है, तो वहाँ पर न्यास जो धारी है वह स्वतंत्र है कि वह उस संपत्ति को तत्काल लाभदायी स्वरूप की संपत्ति में उसको परिवर्तित कर सकता है, यानी कि उसको बेच कर सकते। मान लीजिए कोई ऐसी संपत्ति है जो क्षरण हो सकता है तो उसको बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकता है या उसको बेच करके कोई और चीज़ खरीद सकता है। जहाँ कोई न्यासधारी किसी पूर्व न्यासधारी का स्थान लेता है तो वह उस पूर्व न्यासधारी द्वारा किए गए कार्यों और चूकों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। मान लीजिए कोई अगर न्यासधारी जो है वो अपने पूर्ववर्ती न्यासधारी का स्थान लेता है तो वह पूर्व न्यासधारी द्वारा किए गए कार्यों और चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। यदि कोई न्यासधारी न्यास संपत्ति को न्यास विलेख द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूति में विनियोजित करता है और वह प्रतिभूति असफल हो जाती है तो वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई न्यासधारी है और न्यास संपत्ति को न्यास विलेख द्वारा, ऐसे नहीं, न्यास विलेख द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूति में विनियोजित करता है और वह प्रतिभूति असफल हो जाती है तो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कहाँ कहा गया? रिकडेन बनाम बेशली के बाद में ऐसा कहा गया। अगला है वाहालाल गोदाभाई बनाम चैरिटी कमिश्नर गुजरात। तो इसमें कहा गया कि निर्णित किया कि कोई भी न्यासधारी न्यास की संपत्ति के लाभ के लिए यदि अपनी ओर से कोई खर्चा करता है तो वह उसकी प्रतिपूर्ति कराने का अधिकारी होता है, लेकिन यदि वह न्यास की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा अथवा स्वतः स्थापित करते हुए कोई खर्चा करता है तो वह उसकी प्रतिपूर्ति नहीं करा सकता है। मान लीजिए कि उसके मन में खोट है और वह संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा करता है, यानी कि न्यासकर्ता की इच्छाओं के विपरीत कब्जा करता है या कोई अपना उस पर स्वत्व स्थापित करता है, तब कोई अगर खर्चा करता है तो उसकी प्रतिपूर्ति नहीं करा सकता है। लेकिन अगर उसका जो इंटेंशन है बोनाफाइड है और न्यासकर्ता के निर्देशों के अनुरूप वो अगर कोई संपत्ति के लाभ के लिए कोई अपना खर्च करता है व्यक्तिगत रूप से तो वह उसको प्राप्त कर सकता है। न्यासधारी को अपने से भिन्न किसी तीसरे व्यक्ति से एवं हितग्राही से क्षतिपूर्ति का अधिकार है यदि उन्होंने न्यास भंग के द्वारा किसी प्रकार का अभिलाभ प्राप्त किया है। न्यासधारी विनियोजनों में फेरफार कर सकता है किंतु केवल हितग्राही की अनुमति से, जबकि हितग्राही संविदा करने के लिए सक्षम हो और उस समय न्यास संपत्ति की आय जीवन पर्यंत प्राप्त करने के अधिकारी हों। ठीक है, यानी न्यासधारी जो है विनियोजनों में फेरफार कर सकता है। विनियोजनों मतलब यहाँ पर दोस्तों विनियोजन हो सकता है, आपको ना समझ में आए, यहाँ पर निवेश जो होता है न्यासधारी, मान लीजिए जो न्यास संपत्ति है उसको मान लीजिए कि ए कंपनी और बी कंपनी में उसको निवेश करना है तो वह क्या कर सकता है, वह सी में भी कर सकता है, निवेश में फेरफार कर सकता है किंतु केवल हितग्राही की अनुमति से। यह कब? जबकि हितग्राही संविदा करने में सक्षम हो। अगर संविदा करने में अक्षम हो तो उसकी अनुमति से भी वह वैसा नहीं कर सकता है और उस समय न्यास संपत्ति की आय जीवन पर्यंत प्राप्त करने के अधिकारी हों। अगला जो है आवयस्क के लिए न्यास संपत्ति धारण करने वाले न्यासधारी की उसके भरण पोषण, जीवन के विकास आदि पर न्यास संपत्ति या उससे होने वाली आय को व्यय करने की शक्ति है। न्यासधारी ऐसे आवयस्क हित के लिए या तो स्वयं व्यय कर सकता है या फिर
वह उसके माता पिता या संरक्षक को व्यय के लिए धनराशि दे सकता है। जिस न्यासधारी ने न्यास स्वीकार कर लिया है वह न्यायालय की अनुमति, हितग्राहियों की अनुमति, यदि वे संविदा करने के सक्षम है अथवा न्यास लिखत में विशिष्ट शक्ति के अतिरिक्त न्यास पद छोड़ नहीं सकता है। मान लीजिए अगर कोई न्यासी है, कोई न्यासधारी है, अगर वह एक बार स्वीकार कर लिया है तो वह कब कब उसको छोड़ सकता है? न्यायालय की अनुमति से, हितग्राही अगर संविदा करने सक्षम है तो उसकी अनुमति से, अथवा न्यास लिखित में विशिष्ट शक्ति के अतिरिक्त, अगर मान लीजिए कि न्यास लिखित में कोई ऐसी शक्ति उसको दी गई है तो उसके अतिरिक्त जो है उसी के साथ वह छोड़ सकता है, न्यास पद छोड़ नहीं सकता है। इनके सिवाय वह जो है न्यास पद छोड़ नहीं सकता है। न्यासधारी अपने पद को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। इसके 4 अपवाद हैं। जहाँ न्यास लिखत द्वारा प्रत्यायोजन हो, जहाँ हितग्राही संविदा करने के लिए सक्षम अथवा प्रत्यायोजन करने से सहमत हो, जहाँ प्रत्यायोजन कारोबार के नियमित क्रम में हो, जहाँ प्रत्यायोजक आवश्यक हो। इन 4 परिस्थितियों में क्या होता है कि न्यासधारी अपने पद को प्रत्यायोजित कर सकता है, सामान्यतः वह नहीं कर सकता है। न्यासधारी प्रदत्त विवेक शक्ति का उपयुक्त रूप में और सद्भावना पूर्वक प्रयोग करेगा। सामान्यतः न्यासधारी को न्यास के निष्पादन में लगे परिश्रम, कौशल एवं समय के लिए पारिश्रमिक पाने का अधिकार नहीं है, जब तक न्यास विलेख में अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है। न्यासधारी को अपने कर्तव्य का निर्वहन निःशुल्क करना होगा। कहाँ कहा गया? धारा 50 में। तो न्यासधारी न्यास संपत्ति को अपने स्वयं के लाभ के लिए या न्यास से असंबद्ध किसी अन्य परियोजनाओं के लिए उपयोग में नहीं लाएगा। क्या करेगा? उपयोग में नहीं लाएगा, ना तो अपने लाभ के लिए और ना न्यास से असंबद्ध किसी परियोजनाओं के लिए उपयोग में वह नहीं लाएगा न्यास की संपत्ति का प्रयोग। न्यास लिखत के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यास संपत्ति के भाटक और लाभ प्राप्त करने का अधिकार हितग्राही को होता है। न्यास लिखित के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यास संपत्ति के भाटक जो हैं और लाभ प्राप्त करने का अधिकार हितग्राही को होता है। हितग्राही को अपने हित के विस्तार तक न्यासकर्ता के आशय का विशिष्ट निष्पादन कराने का अधिकार दिया गया है। न्यासधारी के अभाव में कोई न्यास असफल नहीं होगा, यानी कि न्यासधारी के अभाव में कोई भी न्यास असफल नहीं होगा। न्यासधारी का पद उसकी मृत्यु से या उसके पद से उन्मोचन कर दिए जाने से रिक्त हो जाता है। न्यासधारी के दिवालिया हो जाने मात्र से उसका पद रिक्त नहीं हो जाता। दिवालिया हो जाने पर भी वह न्यासधारी बना रहता है। कहाँ कहा गया? सत्य किंकर दत्त बनाम किरण चंद्र सिन्हा के बाद में कहा गया। ये आगे है दोस्तों, जब किसी न्यासधारी के स्थान पर नए न्यासधारी की नियुक्ति कर दी जाती है तो उस न्यासधारी का उन्मोचन हो जाता है। ऐसे न्यासधारी की नियुक्ति स्वयं हितग्राही द्वारा या न्यायालय द्वारा की जा सकती है। मान लीजिए कि कोई न्यासी पहले से है, उसके स्थान पर अगर किसी नए न्यासीधारी का नियुक्त कर दिया जाता तो पहले वाला वो क्या होता है, अपने पद से उसका उन्मोचन हो जाता है। नियुक्त कौन कर सकता है? हिताधिकारी या न्यायालय द्वारा की जा सकती है। न्यासधारी अपने पद से अपनी इच्छा से उन्मोचित होने के लिए आरंभिक अधिकारिता वाले आरंभिक क्षेत्राधिकारी प्रधान सिविल न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकेगा और यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे उन्मोचन के लिए पर्याप्त कारण वर्तमान है तो वह न्यासधारी को उन्मोचित करने का आदेश दे सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि न्यासधारी अपने पद से अपनी इच्छा से उन्मोचित होने के लिए कहाँ आवेदन करेगा? तो आरंभिक क्षेत्राधिकार वाले प्रधान सिविल न्यायालय के समक्ष। जहाँ कोई ऋणी अपने ऋणदाता का निष्पादक या अन्य वैध प्रतिनिधि बन जाता है वहाँ वह ऋणी उस ऋण को अन्य व्यक्तियों के फायदे के लिए धारण करेगा जिनका कि उस ऋण में हित अंतर्ग्रस्त है। जहाँ कोई ऋणी अपने ऋणदाता का निष्पादक या अन्य वैध प्रतिनिधि बन जाता है वहाँ वह ऋणी उस ऋण को अन्य व्यक्तियों के फायदे के लिए धारण करेगा जिनका कि उस ऋण में हित अंतर्ग्रस्त है। और जहाँ कोई ऋणी अपने ऋणदाताओं के साथ प्रशमन करा लेता है वहाँ सभी ऋणदाता उस ऋणी की संपत्ति में अपने अपने ऋणों की सीमा तक समान रूप से अधिकार रखेंगे। जहाँ कहीं व्यक्तियों के बीच साझेदारी चल रही है और उनमें से कोई साझेदार दूसरे साझेदार को अवैध तरीके से वंचित करते हुए कोई लाभ प्राप्त कर लेता है वहाँ वंचित साझेदार उस पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
ये कहाँ कहा गया? ये कहा गया रामचंद्र बनाम सिया राम में यह कहा गया। अगला बात है कन्हैया लाल खटक बनाम मनोहर लाल। जहाँ न्यासकर्ता द्वारा न्यास का सृजन गुरुद्वारे के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए किया गया हो, वहाँ न्यास की संपत्ति का उपयोग किसी एक पूर्व न्यासी के नाम पर आँखों के अस्पताल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसा किया जाना न्यासकर्ता के आशय के विपरीत होगा। आगे है न्यासधारी न्यास संपत्ति को अपने स्वयं के लाभ या न्यास से असंबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में न ला सकेगा या व्यवहार न कर सकेगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर यह प्रतिबंध लगाया गया धारा 51 में कि न्यासधारी न्यास संपत्ति को अपने स्वयं के लाभ या न्यास से असंबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में न ला सकेगा या व्यवहार न कर सकेगा। प्यारे मनोहर बनाम मनोहर, इसमें कहा गया कि विक्रय के लिए न्यासधारी क्रय नहीं कर सकता क्योंकि एक ही व्यक्ति विक्रेता और क्रेता नहीं हो सकता और दूसरों के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति अपने लिए कार्य नहीं कर सकता। अगला जो है टैगोर लॉ लेक्चर्स न्यासधारी न्यास के निष्पादन निष्पक्ष होने के लिए बद्ध है और उसके लिए यह आवश्यक है वह दूसरे को हानि पहुंचाकर एक हितग्राही को लाभ न पहुंचाए। सुब्रमण्यम अय्यर बनाम प्रयागदास जी के मामले में न्यासधारी हितग्राहियों के हितों की रक्षा करने के लिए सामान्य चतुरता, विचारशीलता एवं सावधानी बरते एवं वह अपने कर्तव्य का निर्वहन अधिक से अधिक ईमानदारी एवं सद्भावना से करे, ऐसा इस न्यायालय में अभिनिर्धारित किया गया। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।